गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा कौसर। मुल्क की सियासत सनसनीखेज मरहले में दाखिल हो चुकी है। पीटीआई की एक और विकेट गिर गई। फरूख हबीब ने टीवी पर आकर पीटीआई से राहें जुदा कर ली। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान भी कर दिया। उधर साइफर के मामले पर जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्त अदालत ने खारिज कर दी। कल का दिन अहम है, कल चार्ज फ्रेम किया जाएगा। बज़ाहिर अभी तक साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई को कोई रिलीफ मिलता नजर नहीं आता। क्या पीटीआई की सियासत अब बंद गली में दाखिल हो चुकी है, ये डिस्कस करेंगे। उधर नवाज शरीफ की वापसी पर मीनार पाकिस्तान पर जलसा होगा, लेकिन पीटीआई को जलसे की इजाजत नहीं मिली। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं कि नवाज शरीफ के लिए रेड कार्पेट नून लीग नहीं कोई और बिछा रहा है। उम्र के इस हिस्से में डील करके वापस आएंगे तो उनकी सियासत क्या बचेगी। इन सब गर्मा गर्म खबरों में ठंडी हवा का झोंका है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी, जो माजी में कभी नहीं हुई। पेट्रोल 40 रुपए और डीजल 15 रुपए सस्ता हुआ। इसके नतीजे में शेयर जरूरिया की कीमतों में क्या कोई फर्क आएगा, इस बारे में बहुत तफसील से बात होगी। इसके अलावा जिक्र होगा फलस्तीन की सूरत हाल का, जहां पर मुर्दा खानों और अस्पतालों में जगह खत्म हो चुकी है। गजा के कुछ हिस्से को इसराइल ने खाली करने के अहकाम दिए। अस्पतालों में इस वक्त बच्चे बेयारो मददगार नजर आते हैं। मुर्दा खाने मुकम्मल तौर पर भर चुके हैं। गजाई बहरान भी मौजूद है। अभी तक सीज फायर नहीं हो पाया और इसके अलावा खाली करने के अहकाम जारी किए गए हैं गजा में रहने वालों के लिए, और इसको तकरीबन मौत को गले लगाने के मुतरादिफ है। और बहुत से ऐसे सवाल हैं जिन का जवाब ढूंढना अभी मुश्किल है या शायद ना मिल पाए। उधर एक और इदारे के अंदर चपकलिश की बात करेंगे। पीआईए और पीएसओ यानी दो कौमी इदारों के दरमियान बढ़ते हुए तनाजे की बात होगी। पीआईए के पास पेट्रोल के पैसे खत्म हो गए हैं। पीएसओ ने हरी झंडी दिखा दी कि जब तक पैसे नहीं मिलेंगे पेट्रोल नहीं मिलेगा। फ्लाइट शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर हुआ है। 24 परवाजें मंसूख हो गई हैं। इस सूरत हाल का इम्पैक्ट क्या आएगा, पीआईए का मुस्तकबिल क्या होगा, इस बारे में भी डिस्कशन होगी। लेकिन प्रोग्राम का आगाज आज की बड़ी डेवलपमेंट से। एहतशाम साहब, फरूख हबीब ने पार्टी से अपने रास्ते अलग कर लिए हैं। आज की बड़ी खबर तो ये है कि आपको लगता है कि पीटीआई की सियासत अब बंद गली होती जा रही है, कोई रास्ता नहीं बचा उनके लिए? देखिए सलमा, बहुत बड़ा सेटबैक है पीटीआई के लिए, उनके लीडर के लिए। ठीक है, इस तरह की पहले भी बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, लेकिन आज उनकी बदन बोली, बॉडी लैंग्वेज आप देख लें, जितने एतमाद के साथ बात कर रहे थे, कतई तौर पे दानेदारी से मैं समझता हूँ कि मैंने नहीं देखा डॉक्टर साहब के कोई दबाव वाली कैफियत थी उनकी। बाकी जगहों पे जो कई लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहीं ना कहीं हमें दबाव लगता था। और फिर 2-3 बातें बड़ी वाज़ेह तौर पे की गई, वो जो पहले भी लोग कहे कि जहन साजी की गई, 9 मई का वाक़या कराया गया, तशद्दुद पर उकसाया गया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को जमहूरी तरीका मानना चाहिए था, उसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए था। फिर अदारों से तवक्को करना कि जी मुझे हटा रहे हैं तो मुझे रुकवाया जाए। मेरा ख्याल है ये इसके बाद अगर और भी लोग बहुत सारे आते हैं और इसी थीम को लेकर चलते हैं आगे, जिस पे बड़ा वजन है, कहने के हम तो ये इस बात पे बड़े परेशान हैं कि वही फौज जिनके बारे में रात दिन लोग कहते हैं कि जी हमारी हिफाजत करती है, वो हैं, तो हमें उन्हीं के खिलाफ हमें चढ़ दौड़ने के लिए कहा गया। तो मेरा ख्याल है ये इसको इतने मामूली हम इसको नहीं ले सकते कि जी कोई बात नहीं, बहुत बड़ी बात है, बड़ा सेटबैक है, मुश्किलात पैदा करेगा आइंदा के लिए। और मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग तहरीक इस्तेकाम में जाने के तैयार होंगे। What about PTI versus नून लीग? जिसका मैं तहरीक उसमें भी आता है, इस्तेकाम वालों का एक खबर भी दूंगा इस हवाले से कि उनका मुस्तकबिल और नून का मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है। देखिए, नवाज शरीफ साहब के बारे में बड़ा वाज़ेह तौर पे हमने पिछले हफ्ते भी बात की थी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के बाद सूरत हाल बिल्कुल बदल गई। अनवर साहब नहीं मान रहे थे, कहते कोई बात गल ही कोई नहीं जी, वो तो आ ही रहे हैं, वो खबर उन्हें भी दे दी। लेकिन जब हमने बताया था कि जी वो किस तरह आ रहे हैं, क्या चीज़ें तय हुई हैं, डॉक्टर साहब पूरा हफ्ता इस पर बहस होती रही। कल उस गालिबन काशिफ बासी के प्रोग्राम में फिर सवाल उठाया गया, किन के साथ, स्टालवर्ट हैं PMLN के अपने मुशाहिद हुसैन साहब। उन्होंने कहा शाह साहब ये बताएं नवाज साहब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। वो नॉन कमिटल थे, खुल के बात नहीं कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है, इतनी चीज़ें जिसको कहते हैं आइसोलेशन में नहीं देख सकते, इतनी आसान नहीं है जिस तरीके से चीज़ें शेप अप हो रही थी। हाँ, अब नवाज शरीफ साहब के लिए इम्तिहान बहुत बड़ा है कि जिस तरह सॉरी करके अपना स्टैंड चेंज किया। अब उनको पता चल गया कि जिस तरह बात नहीं बनेगी, किस तरह मैंने आना है। यही वजह है कि आप देख लें, जरदारी साहब हों, खुर्शीद शाह साहब हों, उन्होंने टायराइड खोल दिया उनके खिलाफ के, फिर कंप्रोमाइज़ करके आ रहे हैं। आपने नहीं सीखा, कासिम के अब्बा से नहीं सीखा, बाकी नहीं सीखा। उसकी वजह है कि पीटीआई अब अनवर रजा पीपल्स पार्टी मैदान से हट गई है। अब गेम बनाई जा रही है जो बड़े पक्के तरीके से, वो पंजाब में तहरीक इस्तेहकाम पार्टी, ये जहांगीर तरीन की पार्टी और इनका जनाब सीट एडजस्टमेंट कराई जाएगी। इन दो बड़ी पार्टियों के साथ मिला के इनको इलेक्शन जितवाया जाएगा, वो जीतेंगे। नवाज शरीफ साहब चौथी मरतबा भी बनेंगे, और जो रोज मुझे डॉक्टर साहब ताना देते हैं कि तू बढ़ा के छोड़ेगा वो बनेंगे। अब अगली बात देखिए, अब जो मसला है ना, जो अनवर रजा पीटीआई के लिए मुश्किलात है, पीटीआई के लोगों से बात करें कि जी वो जिस नहज पे वो चलेंगे उनका क्या हाल होगा। भाई दी उनका अब टाइटल 943
हो गया उनका कैदी नंबर, पहले जो 804 का हाँ जी तरक्की होगी। अब वो लोग उनके लोग कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं डॉक्टर साहब के पीटीआई के चेयरमैन के पास प्लान बी भी है, क्योंकि अब सारी सूरत हाल जिस तरफ जा रही है लगता नहीं है कि इतने बड़े केसेस के बाद उनकी आसानी के साथ जान छूटेगी। प्लान बी क्या है किसी को नहीं पता। हाँ अलबत्ता ये बात तय है कि नवाज शरीफ साहब आ रहे जिस तरीके से मामला, लेकिन आई वुड सर्टेनली से कि ही इज नॉट अ फ्री एजेंट, वही करेंगे जो उनको कहा जाए। और मैदान सिर्फ नून लीग के लिए नहीं, साथ ही साथ इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए भी सजाया जा रहा है। आपके कहने का मतलब ये डॉक्टर साहब, पीटीआई का इस वक्त बड़ा सीधा सा स्टांस है कि वो करें तो जलसा, हम करें तो हंगामा, यानी उनको अपनी इजाजत दे दी मीनारे पाकिस्तान पे जलसे की, हमें नहीं इजाजत दी। फिर विकटें एक के बाद एक गिरती जा रही हैं पीटीआई की, वो भी कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, पीपल्स पार्टी भी कहती है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। क्या रेड कारपेट वाकई उसी तरह है जैसे खुर्शीद शाह कह रहे हैं कि ये किसी और की तरफ से बिछाया जा रहा है? देखिए सलमा, दो चीजें हैं। पहली तो हमारी जितनी भी सियासी जमातें हैं वो सब पर्सनैलिटी ड्रिवन है। एक शख्सियत ऊपर बैठी होती है और वो लीडर है पार्टी। अब वो चाहे आप नून लीग की बात कर लें, वहाँ तो पार्टी का नाम जो है वही नवाज शरीफ के ऊपर है। पीटीआई की बात कर लें, आप पीपल्स पार्टी की बात कर लें, तो एक टॉप टियर है जहाँ लीडर है, वो शख्सियत वो बैठी होती है। पीटीआई में भी वही है, कासिम का अब्बा कह लें या अलीमा का भाई कह लें क्योंकि अलीमा साहिबा भी सुना है कि पार्टी को टेक ओवर करने के चक्कर में रहती है। दूसरी लेयर पे इलेक्टेबल्स आते हैं, जो अभी फारूक हबीब साहब का आपने नाम लिया, बाकी एमएनएज एमपीएस, और तीसरी लेयर पे आते हैं वोटर्स। अब ये तो वाजे हो गया कि जो पीटीआई का लीडर है वो फंस गया। उसने बहुत सारे एक्चुअल जराइम भी किए हैं और वो मुलजिम से मुजरिम का सफर भी तय कर चुका है, तोशाखाना केस, उसको सजा भी हो चुकी है, और इसके बाद कोई दर्जन और केसेस भी लगे हुए हैं और उन केसेस में बड़ी जान है। इलेक्टेबल्स हमने देखा कोई छोड़ के चले गए, कोई दूसरी पार्ट में। जो तीसरी लेयर है वोटर्स की, वो चाहे आप गैलप का पोल देख लें, आप स्पेशल ब्रांच वालों के जो सर्वे आते हैं वो देख लें, इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले सर्वे करते हैं, कहते हैं कि वो वोटर बैंक जो है वो इंटैक्ट, यानी मकबूलियत है, कबूलियत अभी भी नहीं है। हाँ ये कह लीजिए। अब जब मैदान की बात करते हैं, आप इंतखाबी मैदान की बात करते हैं, तो वहाँ दो चीजें मैटर करती हैं। एक तो वोटर प्रोफाइल, कि जिसने वोट डालना है वो तालीम का क्या मेयार है, उम्र कितनी है और आमदन का क्या लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो ये 3 करोड़ वोटर जिनकी हम हमेशा बात करते हैं, 12 करोड़ टोटल, उसमें से 3 करोड़ हैं जो अभी इस सेंसस में ऐड हुए हैं। उनकी उम्र देख लीजिए, उनकी तालीम देख लीजिए और उनकी हरकतें देख लीजिए। ये वो काम करते हैं इसके ऊपर, और इसके ऊपर कौन जीतता है? वही अलीमा का भाई। ठीक। तो मामला वोटर प्रोफाइल का और फिर वोटर बिहेवियर के, वोटर जब वोट डालने जाएगा तो वो उस बुनियाद पे देखा जाता है कि उसकी उम्र क्या है, उसकी तालीम क्या है और उसका खेल क्या है। यानी इस वक्त ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी फेवरेबल नहीं है, मुक्तदर है। वो जो मैं कहता हूँ कि बल्ला रन बनाएगा। ठीक है अनवर साहब, मुझे डॉक्टर साहब की बात से बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात याद आई। वैसे तो हमेशा इकबाल जमहूरियत के हामी रहे, लेकिन वो एक बड़ा खूबसूरत शेर उन्होंने कहा है, जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। जो वोट डाल रहा है वो कितना पढ़ा लिखा है, काबिलियत क्या है उसकी, नोबडी नोज, लेकिन जाहिर है वो इलेक्टेबल जो हैं वो बड़े मैटर करते हैं। अगर वो खान साहब को छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, ऑन ग्राउंड नजर आ रहा है कि कहा जाता है वो खंबे को भी खड़ा करेंगे, वोट पड़ेगा। नून लीग की सिचुएशन क्या है, वो किसको खड़ा करेंगे, किसको वोट पड़ेगा? पंजाब में उनकी इस वक्त क्या सिचुएशन है? देखिए, पहले बल्ला हैंडल होगा तो रन्स बनाएगा ना। इस पर भी जरा गौर कीजिए, इस पे काम भी काफी हो रहा है। क्योंकि डॉक्टर साहब कहते हैं रन्स बनाएगा, तो हैंडल बल्ला मेरा नहीं ख्याल इतना इफेक्टिव होगा। वो आप देख भी रही हैं कि हकीकी जमहूरियत में क्या कुछ होता है कि सबसे पहले तो इलेक्टिबल्स उनके पास होंगे, पीटीआई के पास, तो वो इंतखाबात की तरफ जाएंगे। देखिए, ये नहीं हो सकता कि आप किसी बड़े पढ़े लिखे आदमी को, शिफर नफ्स आदमी को खड़ा कर देंगे और पीटीआई का टिकट होगा और वो जीत जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए तमाम तर तैयारियां हो रही हैं, की जा चुकी हैं, और उसकी जा चुकी में नवाज शरीफ साहब ये तैयारियां असल में कर कौन रहा है, उनकी पार्टी या कोई और भी? अपनी हकीकी जमहूरियत में तमाम जो सियासी जमातें होती हैं ना, वही तैयारियां कर रही होती हैं। देख रहे हैं, पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रही है, इसी तरह पीटीआई आप समझेंगी ना, इसलिए आप मुस्कुरा रही हैं। सर्दियां आ रही हैं तो इंतखाब ही ना कराओ। मुझे ये भी था, मुझे का ये शक था कि मुझ पर ना इल्जाम लगाते हैं शाम साहब कि तैयारियां मैं अच्छा, ये तैयारियां देखें ना, तमाम पोलिटिकल पार्टीज अपने अपने लेवल पर कर रही होती है। जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है, जरा उस पर आइए। पीटीआई का भी ये शिकवा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी, ये क्यों है? उनको पता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड माजी में उनके बारे में भी किया गया। अब जिसको एस्टेब्लिशमेंट को जो जमात सूट करती है वो उसके लिए काम किया जाता है। अब आप देख रही हैं कि जो शख्स इश्तहारी करार दिया गया था, मुल्क से चला गया था, अब आज फिर उसके लिए रेड कारपेट बिछ रहा है।
मीनार पाकिस्तान से एक मुहिम शुरू की काया जाएगी। पलट गई है। पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी मुमकिन है। हाई कमिश्नर लंदन जी, से भेज रहे होंगे साथ हाँ जी, तो ये इस्तकबाल वो करके उन्हें- भेज रहे वो उन्हें दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं कि आपको ये बयानिया तरतीब देना चाहिए। तो जब चीज़ें बदलती हैं तो फिर इसी तरह होता है, फिर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जाती है। फिर सियासत में ये भी कहा जाता है कि उम्र के इस हिस्से में आप डील करके आए। डील ये उम्र का हिस्सा नहीं देखती, आपने देखना है कि आपने इक़्तिदार की कुर्सी पर कैसे बनना है, उसके लिए क्या क्या आपने कुछ करना है। तो वो सब कुछ हो रहा है, जो कुछ हमें नज़र आ रहा है। लिहाजा जो डॉक्टर साहब हमेशा नए वोटर्स की बात करते हैं, डेफिनेटली वो पढ़े लिखे लोग हैं, डोमिनेट करते हैं, सोशल मीडिया पे है। लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या, मेरा वैसे एक हंच है कि क्या जब आप पोलिंग स्टेशन में ये मोबाइल नहीं लेके जाएंगे और वोट आप इसको कप को डालेंगे तो निकलेगा कहीं और से, लेट्स सपोज, तो फिर क्या कर लेगा जी ये 3 करोड़ वोटर। और 3 करोड़ वोटर ये भी नहीं को तय किया हुआ यानी कि सारा सब कुछ PTI वैसा का। नहीं होता जैसा असल नजर बात आता ये है। होता है जी, जरूरी ऐसा होता नहीं कि नहीं, सारे ये जरूरी उधर नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी कुछ 3 करोड़ अगर नया वोटर ऐड हुआ है हमारे यहाँ, तो फिर क्या आप क्या समझते हैं सियासी जमातें माजूर हैं, उनके वोटर्स नहीं है? तमाम पढ़े लिखे वोटर सबका सारे वोट बैंक PTI की तरफ नहीं है। 9 मई का जो वाक़या है उसने भी लोगों को कहीं ना कहीं मुतनफ़र किया है। ठीक। डर और खौफ की जो कैफियत है वो अपनी जगह पर मौजूद है। इस सर्कमस्टांसिस, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जब आपका बल्ले का जो हैंडल है वो यही कि मैंने नहीं से कहा था कि जाकर 9 मई को ये वाक़यात कर लें, या खुद ही अब अदालतें और केसेस भुगते। तो ये जो गलतियाँ हुई हैं वो कम से कम उन घरानों को, उन लोगों को जो अब फेस कर रहे हैं अदालतों को, उनको समझ आज फरूख हबीब ने भी कहा कि खान साहब को तो पता भी और नहीं है फरूख किसके हबीब साथ क्या कितने हुआ। पूरे एतमाद इसलिए दिखाई दे रहे थे कि वो असाबी तौर पर बड़े मजबूत हैं, और उनका उन हलकों में बड़ा वो उठना बैठना, और उन्हें पता है कि मैंने अब कहाँ जाना। वो देखना, ये बात बिल्कुल शाम साहब वाली दुरुस्त है कि तरीके इस्तेकाम पार्टी जो है उनको और नून लीग को पंजाब में आप देख लीजिएगा, उनके पास भी नशिस्तें होंगी और इनके पास भी। जब हम हमेशा एक बात करते हैं कि मखलूत हुकूमत होगी और मखलूत हुकूमत होगी, नवाज शरीफ होली सोली इंचार्ज नहीं होंगे। अच्छा चलें, ठीक है। जुल्फिकार साहब, खुर्शीद शाह की बहुत सख्त बातें थी वो एक तरफ, लेकिन उसके अलावा अभी हमें पीपल्स पार्टी और PTI के एतराजात, तहफुजात बिल्कुल एक जैसे नजर आते हैं। दोनों का कहना है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। बेनिफिशियरी इस वक्त नून लीग तो है, सब कह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस्तेकाम पाकिस्तान में जो लोग गए उनके लिए एक सजी सजाई प्लेट उनके सामने रखना कोई आसान काम होगा? उनका वोट बैंक क्या होगा? उनको कौन लोग सपोर्ट करेंगे? PTI का वोटर अगर इंटैक्ट है तो फिर इस्तेकाम पाकिस्तान के पास किसका वोट आएगा? देखिए, अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे तो डॉक्टर साहब वोटर्स की गिनती भी बता रहे थे, वोटर कैसे जाता है, कैसे वोट डलते हैं, कैसे रिजल्ट्स आते हैं। वो सारा ज़ाहिर एक लिखा पड़ा जो एक इलेक्शन कमीशन का एक मामला है, सारा उस पर रोशनी डाल रहे थे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से कभी ऐसा नहीं होता। हमने ऐसे पोलिंग स्टेशन भी देखे हैं कि एक बूथ भरा हुआ होता है, उनके रिजल्ट कुछ और होते हैं, और एक जगह कोई बंदा खड़ा नहीं होता और उनके रिजल्ट कुछ और होते हैं। ये माजी में हमने कई इस तरह के मौजूदे देखे हैं। लेकिन सरेदस्त जो मियाँ साहब को बार बार मैसेज भेजा जा रहा है वो यही है कि मियाँ साहब, ये पॉसिबल नहीं है। 19-20 हो सकता है, 19-50 नहीं होना। और सिचुएशन ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर माहौल बना हुआ है, नई नस्ल एक्सेप्ट नहीं कर रही। डॉक्टर साहब तो 3 करोड़ वोटर कहते हैं। ये कैलकुलेशन में अगर यूथ के वोट आप गिने तो ये 5 करोड़ को 76-77 लाख वोट बनते हैं। ये जो 30-35 साल की एज तक के लोग हैं, ये 30-35 साल की एज तक के जो लोग हैं, ये सारे के सारा जो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है वो यही मसला है। इसी वजह से इलेक्शन भी आपको आगे आगे जाते हुए नजर आते हैं। मियाँ साहब देखें, बजिद हैं कि उन्होंने आना है, उन्होंने अनाउंसमेंट की है। मियाँ साहब को आज एक तो खुर्शीद शाह साहब ने एक सलामी पेश किया, और एक सलामी जिसका आप जिक्र नहीं कर रहे वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से है, जो मियाँ साहब की फील्डिंग थी, जिसमें चीमा साहब हैं, जिसमें तोकीर शाह साहब हैं, जिसमें फवाद हसन फवाद वो हैं। सलामी पुरानी हो गई है जुल्फिकार साहब, इसलिए उसका जिक्र नहीं किया आज। नहीं, मेरी अर्ज सुन लेना, वो पुरानी नहीं है ना, अब नई नजर आएगी ना। आज के बाद वो आपको ये फील्डिंग थोड़ी डिस्टर्ब होती हुई नजर आएगी। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता चीजें थोड़ी सी 21 के करीब जब मामला जाएंगे तो खुर्शीद शाह साहब की जगह कोई और बंदा भी इस पे बात करेगा, कोई और बंदा भी करेगा, कोई और भी आपको डिस्टर्बेंस नजर आएगी। देखिए, ये चीजें इस तरह नहीं चल सकती। मियाँ साहब ठीक है, वो बड़े लेवल से बड़े प्रेशर से आ रहे हैं, लेकिन जो उनके हाथ में, एक हाथ में डंडा है, दूसरे हाथ में एजेंडा है, वो एजेंडा एक्सेप्टेबल पाकिस्तान के अंदर शायद नहीं है। तो इसलिए समझाने की कोशिश की जा रही है कि आपकी जिद अपनी जगह, आपका रुतबा अपनी जगह, आपका एहतराम अपनी जगह, लेकिन
ये रेड लाइंस हैं, यहाँ तक जाया जा सकता है और यहाँ तक नहीं जाया जा सकता। मैं आपको एक खबर दे रहा हूँ, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि मियाँ साहब को ये भी कहा कि उन्होंने कहा जी कि मेरी फेस सेविंग का मसला है, मैं अनाउंस कर चुका हूँ, मैंने तो 2100 आना ही आना है। तो उनको फिर कहा गया कि आप आ जाएं, लेकिन आने के बाद फिर आप बिस्मिल्लाह करके वापसी जरा तशरीफ रखिएगा, दोबारा वापस चले जाएं बिल्कुल ठीक। और रेस्ट करें, अपना मजीद इलाज करवाएं। इलेक्शन अभी करीब नहीं है और इलेक्शन मजीद आगे बिल्कुल ठीक है। सबसे काम की बात जुल्फकार साहब आपने सबसे आखिर में की है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए साजगार माहौल बनाने के लिए जो एफर्ट्स की जा रही थी। जी जी जुल्फकार साहब, वक्त कम है, मैं चाह रही हूँ कि अगले मामले पे भी छोटे सा एक कमेंट ले लूं। एहतिशाम साहब, पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतें जितनी कम हुई, इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ ये बात भी जुड़ी हुई है कि लोग महंगाई से परेशान थे, समझ नहीं आ रही थी वोट किसको देंगे, लेकिन अभी 40 रुपए बहुत बड़ा रिलीफ है। माजी में कभी आपने देखा ऐसा हुआ हो? इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? देखिए, जितने चैनल्स हैं अनवर रज़ा, अगर आप देखें लोगों की राय जो पूछी गई है, इतने लोग खुश हैं, सिवाय इसके थोड़े से अपने उसका डर का इजहार करते हैं कि जी 40 रुपये कम करके अगली दफा 45 ना कर दें, आप बढ़ाना दें। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये सारा क्रेडिट जाता है इनको के टेकर्स को और पीछे एस्टैब्लिशमेंट को, जो उन्होंने काम दिखाया। ये आप देख लें, आटे की स्मगलिंग हो, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और डॉलराइजेशन को रोकना हो, और इसी तरह से और बड़े इक़दाम किए गए हैं। आप जिस तरीके से सस्टेन बुनियादों में किए जा रहे हैं, ये अल्टीमेटली तभी तो लोग कह रहे हैं कि जी ये जो फैसले किए जा रहे हैं ये इतने अच्छे हैं कि शायद इसकी वजह से थोड़ा सा इलेक्शन भी आगे करना पड़े तो कर देंगे। कुछ लोगों ने तो जनवरी से फरवरी की तरफ चले गए, बस अभी फरवरी तक गए हैं, कुछ नहीं पता आगे कहाँ जाते। लेकिन मेरा अपना ख्याल है डॉक्टर साहब के इलेक्शन जो है ना वो इतने लेट नहीं होंगे, इलेक्शन होंगे, उसकी वजह कि ऑप्शन नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो जुल्फकार भाई हमारे कह रहे हैं ना कि उनको कहा जा रहा है कि चले जाएं, माजरत के साथ ऐसी कोई बात नहीं है, सारी चीज़ें तय हो चुकी हैं। जुल्फकार साहब कोई मसला ही नहीं है। अब ये कि बयानिया उनका ख़त्म हो गया, बयानिया उन्होंने वापस ले लिया, सॉरी करके उनको समझा दिया गया, इस तरह नहीं होता। उनको ये भी बता दिया गया था कि आप इस वक्त बाहर हैं, आप जेल में भी जा सकते हैं और जेल वाला बाहर भी आ सकता है। लिहाजा ये उनको बड़ी वाज़ेह तरीके से समझ आ गई है बात। अब बात रह गई है कि जी इलेक्शन की देखें, अब तैयारियां हो रही हैं बड़े ज़बरदस्त तरीके से। इस वक्त मेरा ख्याल है जो केयर टेकर कर रहे हैं अनवर रज़ा, आने वाली हुकूमत के फ़ायदे के लिए बातें कर, उनके लिए वो जो काम करके जा रहे हैं इनके लिए आसानी होगी। अदरवाइज आप देख लें कि लोगों ने क्यों नवाज साहब के हल्के में चले जाएं, बाकी जगहों पे जाएं, लोग क्यों खिलाफ हैं? इसलिए कि लोग महंगाई के हाथों तंग है। तो मेरा ख्याल है आज जिस तरीके से कम हुई है, ये हाँ एक बात लोग बार बार कर रहे हैं कि जो सारे लोग कह रहे हैं सलमा कि इसका इफेक्ट जो है ना वो जो आपके ट्रांसपोर्ट के किराए हैं, बाकी चीजें वो कम नहीं हो रही, कमोडिटी प्राइस कम होनी चाहिए, वो नहीं हो रही। अब यहाँ देखना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर क्या लिए जाते हैं। हुकूमत अपना इंस्टीट्यूशन जो है जिसको कहते हैं मजिस्ट्रेट वाला, कमिश्नर वाला, उसको कैसे इस तरीके से तेज करते हैं कि महंगाई। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, पेट्रोलियम प्राइसेस में 40 रुपए की कमी, मतलब बाकी चीजें जैसे डीजल 15 रुपए सस्ता हुआ, इसी तरह और चीजें भी, आपको लगता है कि ये कमी देर पा होगी, इसका इम्पैक्ट दूसरी चीजों पे आएगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये तारीखी कमी है। मुझे याद नहीं है शाम साहब कि 40 रुपए एक जग वन गो में कभी हुआ नहीं कि 40 रुपए लीटर कम। अब तकरीबन 12.5% बनती है ये कमी। इसका मतलब ये है कि आपके बसों के टिकट हैं, आपके ट्रकों के किराए हैं। जब ट्रकों के किराया नीचे जाता है तो जो फार्म टू मार्केट सब्जी हो, फल हो, सारे आता है, तो वो उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन का कंपोनेंट है वो कम हो जाएगा। अच्छा, एलडीओ जो लाइट डीजल ऑयल कहलाता है वो आटे की मिलों में बहुत इस्तेमाल होता है, उसकी कीमत नीचे आती है। तो आप सोचिए कि आटे के ऊपर भी उसकी कीमत का जो है वो फर्क आएगा। अफरात ज़र मुझे लग रहा है कि 8 से 10% उसकी शरह जो है उसमें कमी आएगी, तो जल्दी महंगाई में कमी आएगी। फिर इसको पेट्रोल की प्राइसेस स्पेशली जब 40 रुपए लीटर गिरती हैं तो उसको कहते हैं कि मईशत को एक ताकत का टीका लगा दिया गया। तो जो आपका प्रोडक्टिव सेक्टर है उसकी जो हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या पैदावारी लागत जो है वो कम होने लगती है। तो बहुत सारे फायदे हैं और डॉलर प्राइस नीचे आने की वजह से हमारे कर्जे भी कम हुए। अच्छा, अब आप देखिए कि आलमी मंडी में तेल की कीमत कम नहीं हुई। मेरा सवाल यही था आपसे अभी, वहां पे कमी कम नहीं हुई। वहां पे एक्चुअली इसराइल की जंग के बाद वो 84-85 डॉलर से 90 पे चली गई। तो ये जो हमारे यहाँ कमी हुई है ये नतीजा है उन इंतजामी इकदाम का जिसके नतीजे में रुपया तकड़ा हुआ है। डॉक्टर साहब, जो डीलर मार्जिन बढ़ा दिया गया है ये कंपनियों का, इसका भी फिर नुकसान होगा। वो भी जो फायदा ज्यादा लेंगे वो पास ऑन करेंगे लोगों के ऊपर। ये एहतिशाम साहब, वो जो कंपनी इंटरमीडिएट कंपनीज हैं, तेल की कंपनी, उनका हाल अच्छा नहीं है। उनको उनके प्रॉफिट्स बिल्कुल गिर चुके हुए हैं। उनके लिए बिजनेस हालात जो हैं बड़े मुश्किल हो गए हुए हैं। मेरा ख्याल है कि उनका मार्जिन बढ़ाना और कुछ ज्यादा नहीं बढ़ाया गया। आई थिंक दिस इज एन अप्रोप्रिएट। ठीक है अनवर रजा साहब, अभी अगर
पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, आपको लगता है कि बाकी चीज़ों पे इम्पैक्ट आएगा? हमारी जो डिपार्टमेंटल मेयर्स हैं, जैसे मैजिस्ट्रेट की तरफ से अमल दरामद कराना है शेयर ज़रूरिया की कीमतों पे, आपको लगता है कि वो हो पाएगा? माजी में भी पेट्रोल की कीमत कम होती है लेकिन बाकी चीज़ों पे उस तरह इम्प्लीमेंट मिडल मैन का रोल जो है ना, पटवारी का रोल खत्म इस कर पर मैं आपको कमेंट करता हूँ। पहले मैं इत्शाम साहब की खुशी का आलम ये है, मैंने कहा दुरुस्त कर लीजिए। आपने एस्टैब्लिशमेंट को कहा कि उनका भी रोल है, केयर टेकर ने पहले कहा, तो मैंने कहा पेट्रोल प्राइसेस कम होगी, आप तरतीब दुरुस्त कर लीजिए। दूसरा ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि पेट्रोलियम प्राइसेस की कमी में कीमतों पर असर नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे यहाँ जो इंतजामी एक बार बढ़ गई फैसला कीमत तो साज बढ़ है, गई। वो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते। देखिए, एक चीज़ जो बढ़ जाती है उसकी कमी के लिए बहुत तगदो करनी पड़ती है। वजह क्या होती है? ना तो हमारे यहाँ मजिस्ट्रेट छापे मारते हैं, ना कीमतें कम करते हैं। उनसे जब पूछा जाए कि आप एक्ट क्यों नहीं करते, तो वो कहते हैं हम जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है उस पर लगे हुए हैं। तो इस तरफ तवज्जो नहीं दी जाती, तो इस पर तवज्जो देने की बड़ी ज़रूरत है। अब भी आप देखेंगे 40 रुपए एक बड़ी अमाउंट है जो कमी हुई है। इस कमी का रिजल्ट आवाम तक पहुंचना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। इसके लिए भी हुकूमत को मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है। ये निगरान हुकूमत का काम है कि वो जो ज़िले एडमिनिस्ट्रेशन है उनको कहें कि आप अपने अपने इलाकों में जो एसीज हैं उनको कहें कि सख्ती करें, आप रेट लिस्ट लगाइए और कीमतों को असिस्टेंट कमिश्नर और नॉट एयर कंडीशनर। जी जी जी, वैसे वो एयर कंडीशनर ही हैं, वो भी कम ही निकलते हैं। आड़ती का रोल नहीं है, रजा खत्म होता है। असल तो कीमत वो तय करता है ना, वो तय करता है। लेकिन श्याम साहब, यहाँ पर भी जब आके आपकी कीमतें तय की जाती हैं, आप इस्लामाबाद में देख लें, एक जगह पे एक चीज़ की कीमत और होगी, उससे दूसरी जगह पे जाएंगे तो कोई और कीमत होगी। इन कीमतों को रेशनलाइज करने के लिए आपकी मैनेजमेंट जो है, इंतजामिया, उन्हें वर्किंग करने की जरूरत है। वो अनफॉर्चुनेटली करते नहीं है, वो कई और कामों में लगे होते हैं। लिहाजा इस पर निगरान जो हुकूमत है उनको की जरूरत है, ताकि वाकई हकीकी मायनों में आवाम को पता चले कि उन्हें रिलीफ मिला। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात सलमा, मुमकिन है ये 40 रुपए इतनी बड़ी कमी जो आप और मुझे दी गई है, ये एक पैगाम भी हो सकता है, जिसकी वजह से आप देखें ना, आवाम जो कह रहे हैं कि हमें तो रिलीफ मिलना चाहिए। इलेक्शन गए भाड़ में और बाकी चीजें गई भाड़ में। बिल्कुल ठीक है, आप ये भी इस पर भी जरा गौर कीजिए। ठीक है जुल्फिकार साहब, आपसे मेरा सवाल मुख्तलिफ है। पेट्रोलियम प्राइसेस पे तमाम पैनलिस्ट कमेंट कर चुके हैं, लेकिन अर्जेंटाइन में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की तरह का क्राइसिस क्रिएट हुआ, उनका भी उनकी करेंसी भी डिवैल्यू हो रही थी, डॉलर महंगा हो रहा था, हमारी तरह के बिल्कुल हालात थे। तो उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान में जो मेयर्स लिए गए हैं हम भी लें। इसको वो पाकिस्तानी जनरल मॉडल कहते हैं और वो बड़े खुश हैं। वो बड़ा इसको उन्होंने जैसे इम्प्लीमेंट किया है, डॉलराइजेशन को रोकना, स्मगलिंग को रोकना, ये सारी चीजें की हैं। तो इम्पैक्ट क्या आया कि उनकी करेंसी की वैल्यू 2 दिन में अच्छी खासी बढ़ गई। आपको लगता है कि ये एस्टैब्लिशमेंट ने जो किया, जो 76 सालों में हमारे पॉलिटिशियंस नहीं कर सके, तो अब इलेक्शन को बेशक आगे चले जाना चाहिए, ये स्टेबिलिटी जरूरी है? मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इलेक्शन आप सबको क्यों इतने करीब नजर आ रहे हैं और कौन से ऐसे इकदाम आपको नजर आ रहे हैं जिसके नतीजे में आपको लग रहा है कि अगले 2 महीनों में इलेक्शन हो रहे हैं। क्या ऐसे इंतजाम आपको नजर आ गए हैं? पॉलिटिकल पार्टीज ने शॉर्ट लिस्टिंग कर ली है, कैंडिडेट आपने कर दिए हैं, जलसे हल्कों में होना शुरू हो गए हैं, एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है। भाई कुछ भी नहीं हो रहा, आप बेफिक्र रहें, इलेक्शन जाएंगे भी और हालात बेहतर भी होंगे। ये जो मैं हमेशा कहता हूँ ना, ये मुख्तलिफ महकमों में जो इंक्रोचमेंट हुई हुई है, इस इंक्रोचमेंट को आहिस्ता आहिस्ता ठीक करना पड़ेगा। स्टेट को अपने पांव के ऊपर खड़ा करना पड़ेगा और उसका एक प्रोसेस शुरू हो गया। देखिए, इस सिस्टम को हम कहते थे ये सिस्टम गल सड़ चुका है, ये डिलीवर करने के काबिल नहीं है, मुल्क गवर्नेबल नहीं रहा। लेकिन इसी गलत सलट सिस्टम को जब चाबी दी गई तो यही सिस्टम डिलीवर करने लग गया और आज नतीजा ये निकल रहा है कि 4,500 5,000 अरब रुपए का कर्जा नीचे आ गया। डॉलर नीचे आने की वजह से सारी प्राइसेस आप देखें ना, कितना बड़ा मौजूदा हुआ कि 40 रुपए कभी कम हुए हैं ऑयल के अंदर, आपने देखा वो हुआ। अब लोग, आम आदमी को यकीन करें कि किसी बड़े से बड़े सियासतदान से दिलचस्पी कम है, अपने मसाइल से दिलचस्पी ज्यादा है। एहतशाम भाई माशाल्लाह बड़े विजनरी आदमी है। एहतशाम भाई कल जाके अवाम के मसाइल का सलूशन दे दें तो कल एहतशामुल हक जिंदाबाद के नारे लगने शुरू हो जाएंगे। लोगों की अब पर्सनैलिटीज के साथ दिलचस्पी बहुत कम रह गई है। लोग बेचारों को अपने मसाइल का हल चाहते हैं, पड़े हुए हैं। लोग कहते हैं कि हमारा मसला हल कौन करता है, हमें सोल्यूशन कौन देता है, और ये लीडरशिप जो है बिल्कुल ठीक है। और इस वक्त तमाम को अपने मसाइल का हल नजर आ रहा है। बिल्कुल साइड पे रहेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। इजराइल और फलस्तीन के दरमियान अभी तक जंग बंदी नहीं हो सकी, हालात हैं, इस पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, अब बात करेंगे इंसानी अलमिये की जो जन्म ले चुका है गजा के अंदर। इस वक्त मुसलमानों की नस्ल कुशी जारी है और दुनिया इस वक्त सिर्फ
बात चीत में मसरूफ है। अभी तक अमली इकदाम नजर नहीं आते। इजराइल फलस्तीन के दरमियान अभी तक सीज फायर नहीं हो सका। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है हालात क्या रुख इख्तियार करेंगे? सलमा, बड़ा वाजे हो गया है कि ये अब जंग नहीं रही, ये जिसका आपने जिक्र किया नस्ल कुशी बन गई। हाँ। आप जरा एक नक्शा ज़हन में देखिए कि गाजा का टोटल इलाका जो है कोई 350 स्क्वायर किलोमीटर, लाहौर जो है वो 1800 किलोमीटर। इसका मतलब है कि 6 गाजा के साइज के जो हैं वो एक लाहौर के अंदर आप लगा सकते हैं। 22 लाख की आबादी, इसका मतलब कि गुंजान आबादी, जिसमें से 10 लाख बेघर हो गए हैं। आप सोचिए कि 8000 बम पड़े हैं पिछले 8 दिनों के। 8000 बम, 1000 बम रोजाना की बुनियाद के ऊपर, उसका मतलब है कि 40 बम तकरीबन हर घंटे। ये नस्ल कशी, बिल्कुल नस्ल कुशी, इसमें बिल्कुल कोई जंग की बात नहीं रहेगी। 70,000 घरों के ऊपर हमने सब जो गिने हैं इन्होंने, उसके ऊपर बम पड़े। 17 मसाजिद के ऊपर बम पड़े, 71 स्कूलों के ऊपर बम। और वो वाइट फॉस्फोरस की जो आप बात करते हैं, उसकी अब और बहुत सारे सबूत सामने आना शुरू हो रहे हैं। अब स्कूल के ऊपर वाइट फॉस्फोरस छोड़ रहे हैं। ये यकीन जानिए ये जंग नहीं है, ये अब नस्ल कुशी में चली गई है। और कंप्लिसिट इसके साथ मिले हुए, अमेरिका इसके साथ मिला हुआ है और यूरोपियन यूनियन के ममालिक इसके साथ मिले हुए हैं। इतनी गुंजान आबादी के इलाकों के ऊपर आप हर मिनट के बाद ऑलमोस्ट एक बम फेंक रहे हैं। आपने 4-5 हजार टन एक्सप्लोसिव मटेरियल फाड़ दिया उनके ऊपर। दिस इज नॉट अ वॉर, दिस इज जेनोसाइड। और अमेरिका ने हर तरह से सपोर्ट किया। अनवर साहब, अभी ऑन ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, लोगों के पास न रहने को जगह है, न खाने को है। 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। अब कहा जा रहा है कि गजा का इलाका खाली कर दें। अस्पतालों में बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं, किसी की कीमोथेरेपी हो रही है, कोई डायलिसिस का इंतजार कर रहा है इस वक्त, किसी को ऑपरेशन ड्यू है, डिलीवरीज है, खवातीन की बेशुमार मसाइल हैं। ऐसे में अगर उनको कहा जाए कि गजा को छोड़ दे, तो ये भी तो खुदकुशी के मुतरादिफ है, ये भी तो उनको मरने पे मजबूर करने के मुतरादिफ है। आपको सीज फायर होता नजर आता है इस वक्त? एक बात, जो कि जा रहे थे उनके ऊपर भी बमबारी कर दी। इजिप्ट नहीं जाने दे रहा, रास्ता नहीं खोला, 2 बॉर्डर ने गजा से जाने के रास्ता नहीं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये नस्ल कुशी हो रही है। आप देखिए ना कि आज़ाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में कि जिस तरह हिंदू आबादकारी की गई, वहाँ पर जिस तरह उन्हें, इसी तरह यहाँ पर यहूदियों की आबादकारी की गई। दूसरी बात देखिए ना कि ये जंगी जराइम है। अब जो इस्लामी मालिक है उनको यहाँ पर बिल्कुल स्टैंड लेने की ज़रूरत थी, जो कि नहीं लिया गया। 8 दिन गुजर गए हैं, 10 लाख से ज़ायद लोग बेघर हो चुके हैं। और आप देखिए किस तरह वहाँ पर कैजुअलिटीज़ हो रही हैं। और ये आज़ादी की जंग है, इसको पहले तो तस्लीम करना होगा। देखिए, आपके घर पर कोई कब्जा करेगा तो डेफिनेटली आप रिएक्शन करेंगे, निकालने के लिए आप जो भी कर सके होंगे करेंगे, जहाँ पर वो कुछ हो रहा है। दूसरी बात, पायदार अमन कायम नहीं हो सकता जब तक इसका मुस्तकिल हल नहीं होगा। और इसका मुस्तकिल हल क्या है कि आप जो यहूदी आबादकारी उसे ख़त्म कीजिए, फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कीजिए, हमास के साथ आपको बैठना होगा, उनसे बात करनी होगी। ये नहीं हो सकता कि आप आधी रियासत को तस्लीम कर लें और आधी रियासत आपके साथ जंग में हो। लिहाजा इसके पुरअमन हल यही है कि अब सीज़ फायर होना चाहिए। और सीज़ फायर के लिए अमेरिका को संजीदा सूरत इख्तियार करने की जरूरत है, क्योंकि मुझे लगता है देखिए, इधर से सऊदी अरेबिया को ऑन बिहाफ ऑफ फ़लस्तीन बात करने की ज़रूरत है, उधर से इसराइल को अमेरिका को बात करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ ये सीज़ फायर ना हुआ तो ये हालात मज़ीद बिगड़ते चल जाएंगे। देखिए, फिर हमास रुकेगा नहीं। इस सीज़ फायर के बाद आपको मुज़ाकरात की मेज़ पर आना होगा, बैठकर बात करनी होगी, इसका पायदार और मुस्तकिल हल निकालना होगा। अदरवाइज़ ये हालात मज़ीद बिगड़ते बिल्कुल ठीक है। एहतिशाम साहब, अमीर कतर ने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया, तुर्क सदर ने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया, बाकी इस्लामी दुनिया कहाँ है? और दूसरी बात ये कि अभी इस वक्त इजरायली फोर्सेस हिजबुल्लाह के साथ भी फाइट कर रही हैं, हमास के साथ भी कर रही हैं। हाउ डू यू सी द कैपेसिटी ऑफ इजरायली फोर्सेस? ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत वाइडर सतह पे चला जाएगा, फिर ईरान इसमें शामिल हो गया। जो बार बार डॉक्टर साहब कह रहे हैं मजा कि हम इसमें शामिल हो जाएंगे, इसको रोका जाए। देखिए, ज़्यादा परेशान कुन बात यह है कि अगरचे अमेरिका और यूरोप बिल्कुल उनकी हुकूमतें खड़ी हैं इसराइल के साथ, लेकिन अदरवाइज अमेरिकी मीडिया को डॉक्टर साहब देखें, वो कहते हैं पूरी दुनिया में इस वक्त यहूदियों के खिलाफ नफरत बढ़ रही। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट कहती है कि जी लंदन से न्यूयॉर्क तक और सेंट लुइस से सिडनी तक जो है ना वो नफरत का निशान बन गई होगी। देखिए, अब बड़े बड़े जलसे जुलूस सारी दुनिया में हो रहे हैं। असल मसला यह है कि यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका अभी तक रेजोल्यूशन क्यों नहीं पास हो कि इसे रोका जाए। 88 रेजोल्यूशन अंदर अब तक पास हुए हैं, अमल दरामद किसी पे नहीं हुआ है कि इनको आज़ादी देनी है, 2 स्टेट होगी नहीं होगी, वायलेंस ख़त्म होगा नहीं होगा। मेरा अपना ख्याल है कि ये आंखें बंद करके ये बैठे हुए हैं कि एक दफ़ा से सफाया कर दे, लेकिन ये भूलें कि हमास का मतलब है जोश। और ये 87 में अमर यासीन साहब ने बनाई थी मरूम ने, और वो ये ख़त्म नहीं होगी। भले आप कहें कि जी इसको
असल पैलेस्टाइनियन जो है ना पैलेस्टीनियन नहीं मानते, पैलेस्टीनियन टेरिटरी महमूद अब्बास वाली जो है ना इसको नहीं मानती। लेकिन इस सवाल ये है कि जी ये जनबंदी होगी कि नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि लोग देख रहे हैं मुसलमान मुल्कों की तरफ, लीडरशिप सऊदी अरब की तरफ देख रहे हैं। क्या वजह है कि 57 ममालिक हैं, सिर्फ सऊदी अरब, सिर्फ ईरान और कतर ने इसको कंडेम किया है। मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि इस पे अब ये हमारी मुसलमान जो क़यादतें हैं ख़ास तौर पे सऊदी अरब की, ये तय करें। ठीक है मामला लटक गया इतनी आसानी के साथ, वो जिसको कहते हैं रिकग्नाइज नहीं करेंगे दुनिया पर, लेकिन इसको चाहिए कि इस सतह पे हमारी OIC को कुछ रोल प्ले करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। जुल्फिकार साहब, हमास और इसराइल की जंग है, अगर जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं कि फलस्तीन वर्सेस इसराइल नहीं है, इसराइल वर्सेस हमास है, तो फिर इसराइल के हमले हमास स्पेसिफिक क्यों नहीं है? और फिर अमेरिका जिस तरह का रोल प्ले कर रहा है, अभी सुनने में आ रहा था कि अमेरिकी नशरियाती इदारे ने जो मुसलमान एंकर्स थे उनको ऑफ एयर कर दिया। फिर अमेरिका से एक खबर आई कि एक यहूदी ने मुस्लिम फैमिली पे हमला कर दिया, उस बच्चे को मार दिया। मुसलमानों के खिलाफ इस कदर नफरत अंगेज जज्बात। देखिए ये कोई पहली बात नहीं है, 9/11 के बाद भी ऐसा हुआ और मसलसल हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के खिलाफ एक कैंपेन चल रही है। इस्लाम फोबिया का एक पूरा इन सारे दुनिया को एक मसला बना हुआ है। लेकिन मुसलमान इसके जवाब में क्या कर रहे हैं? आप अगर इसराइल के दाएं बाएं नजर दौड़ाएं तो उर्दन आपको नजर आएगा बिल्कुल गजा के साथ, जिसकी आबादी 63 लाख है। शाम आपको नजर आएगा जिसकी आबादी 2 करोड़ 24 लाख है। लबनान नजर आएगा 44 लाख है। मिस्र आपको नजर आएगा जो गजा की पट्टी के साथ काफी लंबा उनका रकबा है, 8 करोड़ 48 लाख नजर आएगा। ये कोई 10 करोड़ 76 लाख लोगों की, मुसलमानों की ये आबादियां और ममालिक हैं, और इसराइल है 82 लाख टोटल। आप मुझे बताएं कि जब आप खुद इस तरह तवीलें ढूंढेंगे कि वहां पे नस्ल कुशी हो रही है, बच्चे मर रहे हैं, और आप बात करने की भी बहाने ढूंढेंगे, तवीलें ढूंढेंगे कि बात हो सकती है या नहीं हो सकती, पूरी उम्मत मुसलमान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और एक डिजाइन होता है जो दुनिया पे बनाया जाता है, एक डिजाइन होता है जो अल्लाह मियां का डिजाइन होता है। मैं हमास का जो एक्शन है इसको मैं समझता हूं कि इसराइल की बर्बादी का ये सबब इसलिए बनेगा कि जो मुसलमान ममालिक इसराइल को तस्लीम करने जा रहे थे, नेगोशिएशन बहुत आगे जा चुकी थी, वहां पे सारी मुस्लिम उम्मा के अंदर एक नफरत पैदा हो गई है, दोबारा से वो नफरत जाग गई है। अब वहां के हुक्मरान भी इसराइल से बात करने से डरेंगे और बात नहीं कर रहे और बाइकाट करके बैठ गए। मैं समझता हूं कि ये अल्लाह मियां का भी एक डिजाइन होता है कि हमास के जरिए एक ऐसा काम लिया गया कि जो इसराइल को तस्लीम करने के लिए, जिनके आज भी पाकिस्तानी बहुत सारे लीडर्स हैं जिनके मुंह से बात नहीं फलस्तीन के हक में निकल रही, वो सारे के सारे वहां कनेक्टेड हैं, वो भी बात नहीं कर पा रहे इसराइल के हक में। और ये एक फजा बनी है। OIC का इजलास बुलाने की बातें हो रही है। मुस्लिम उम्मा को अभी अपना रोल बिल्कुल वाजे करना होगा। वक्त कम है, एक और मामला हमारा टॉपिक पेंडिंग है, मैं चाहती हूँ उस पर भी कमेंट ले लूं। जुल्फिकार साहब, अनवर रजा साहब, अभी 2 इदारे हमारे आमने सामने हैं, PIA वर्सेस PSO। PIA खुद तो बहरान में, वो चाहता है PSO का भी बैठा बैठ जाए। उनको कहते हैं मुफ्त पेट्रोल दिए जाओ, वो कहते हैं पैसे नहीं देंगे तो पेट्रोल नहीं मिलेगा। अब PIA के ये हालात हैं कि उनको कोई उधार देने को भी तैयार नहीं है, उनको कर्जा भी नहीं मिल रहा। PIA का क्या करें? देखिए ना, उसकी वजह आप उसको प्राइवेटाइज कर दीजिए। देखिए ना, वही तो नहीं हो पा रहा, किधर करेंगे? उसका खसारा है, आप उसे प्राइवेटाइज कीजिए। देखिए ना, ये वही एयरलाइन थी, अगर आपको याद हो एहतिशाम साहब, कि जो दीगर ममालिक इससे बड़े मुतासिर थे और हमारे लोगों को बुलाकर कहते हैं हमारी एयरलाइंस को जरा आप बंद कर लीजिए। अब ये सूरत हाल है कि यहाँ पर जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, यहाँ पर जो सियासी भर्तियाँ हैं, यहाँ पर जो पैसों का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये एयरलाइन तबाह होकर रहेगी। देखिए अब इसका हल क्या है? जब वाइट एलिफेंट हो जाता है कोई इदारा तो उसको प्राइवेटाइज कर दे, प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। कोई देखिए, आप कोई भी जो इसको लेगा वो इसको बहुत अच्छे तरीके से चला लेगा। अगर ये हमारे पास रहा तो इसका मजीद बड़ा गर्क होगा और अरबों रुपए का मजीद नुकसान होता चला जाएगा। वो क्यों देंगे तेल? मुझे बताएं, अगर आपकी जेब में कोई पैसे नहीं है तो कोई पागल होगा कि आपको उधार पे उधार दिया चला जाता है। उन्होंने बंद कर दिया, अब ये चाहते हैं कि PSO को भी दिवालिया कर दिया जाए। ठीक है जुल्फिकार साहब, PIA के हालात ऐसे हैं कि निजकारी हो जानी चाहिए, अभी तक हो क्यों नहीं रही? निगरान हुकूमत कहती तो थी कि हम इसमें बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं, सबसे पहले PIA की प्राइवेटाइजेशन होगी, क्यों नहीं हो रही? देखिए, निष्कारी की लिस्ट काफ़ी लंबी है, इस पे काम हो भी रहा है, गवर्नमेंट करना भी चाह रही है, लेकिन ये जाहिर है ये मामला रातों रात करने वाला नहीं होता। इसके बहुत सारी चीजें हैं। जुल्फिकार साहब, आप इसको रातों रात कह रहे हैं तो PTI के दौर से चल रही है निजकारी की बात? नहीं, जरूर चल रही है, लेकिन मामला आगे अगर नहीं बढ़े तो उसके पीछे को वजह होगी। हाँ। और बहुत सारी वजूहत है, उसकी एक लंबी लिस्ट है।
अगर सियासी मौजूदा विवाद ज्यादा गवर्नमेंट निगरान गवर्नमेंट जिसको आप कह रही हैं, जिसको आप कह रही हैं कि इनको फौरी तौर पे कर देना चाहिए, मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट करना चाह रही है, विल मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जितना वहां पे गंद है उसको आप एक दिन में साफ नहीं कर सकते। वो फाइनेंशियल सूरत में है, वो ह्यूमन रिसोर्स की सूरत में कोई ऐसी भर्तियां हैं, वो करप्शन है, वो बाकी बहुत सारी चीजें हैं, तो उसको आपने ट्रांसपेरेंट भी रखना है। लोगों अभी देखें ना, 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस हसन फवाद साहब फरमा चुके हैं, वजारतें कर चुके हैं, और अभी काम हुआ कोई नहीं। एक बिल्कुल इश्तिहार सिर्फ वायरल हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर, तो वो 3 दफा वजारती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और आगे एक स्टेप आगे नहीं जा पा रहे। बिल्कुल ठीक। तो ये मामला इतने आसान नहीं होते, ठीक। डॉक्टर साहब, होंगी, लेकिन इस पर टाइम। आपके ख्याल में पीआईए की निजकारी क्या मुमकिन है एज सून एज पॉसिबल? अभी इदारा तो तकरीबन उसको ताला लगा देना चाहिए, ऐसे हालात है वहाँ पे। सलमा, मैं हमेशा कहता हूँ कि हुकूमतों का काम हुक्मरानी करना होता है, बिजनेसेस चलाना नहीं होता। ये दोनों कंपनियां रियासती कंपनी हैं, हुकूमत की कंपनीज हैं, और इनसे कुछ सबक सीख लें। एहतशाम साहब, मैं इनके अकाउंट्स देखता हूँ तो मैं हैरान रह जाता हूँ कि कंपनी ऐसे भी चल सकती है। आप अंदाजा कीजिए कि पीएसओ के जो रिसीवेबल्स हैं, सुई नॉर्दर्न से उसने 470 अरब रुपया वसूल करना है, पीआईए से उसने 26 अरब रुपया वसूल करना है, और पावर सेक्टर का 180 अरब रुपया वसूल, और देने भी बहुत सारे लोगों के। कुवैत पेट्रोलियम का कोई 72 अरब देना है, उसके साथ जो रिफाइनरीज हैं लोकल, उनका 60 अरब दे। ये कोई तरीका है कंपनी चलाने का? कौन ये कंपनी चलाता है? कौन ये बैठा है? कौन फैसला साजी करता है? किसने यहाँ पे एमडी अपॉइंट किए हैं? किसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पे बनाया हुआ है? ये हुकूमत का काम नहीं है। आप पीआई की निजकारी की बात करती हैं। पीआईए इस वक्त उसके पास 100 अरब के असासे हैं, और 750 अरब की लाइबिलिटीज है। असासे कौन बेच के लेगा? वो इस क्राइसिस से निकल क्यों नहीं आ रहे? 750 अरब के लाइबिलिटीज और 100 अरब का खसारा। दुनिया में कौन सी ऐसी आपको कंपनी मिलेगी? मैं कहता हूँ ये सारा टैक्स पेयर का नुकसान है। एहतशाम साहब मुझे हमेशा कहते हैं कि टैक्स और दो, टैक्स और मैं इसलिए दूं ताकि पीआईए के अंदर हुकूमत मजीद पैसे डुबो दे। या तो बिल्कुल खत्म ठीक कर। है। देखिए डॉक्टर साहब, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, इक़्तिसादियात का उसूल है कि अगर आप प्रॉफिट मेकिंग यूनिट से पैसा निकाल के लॉस मेकिंग यूनिट में डालेंगे, एक स्टेज आएगी प्रॉफिट मेकिंग यूनिट भी जो है लॉस मेकिंग बन जाएगा। तो ये पीएसओ वाले के साथ यही करना चाहते हैं। देखिए सवाल इस वक्त अनवर रज़ा बड़ा सीधा सा है कि ये एक सियासी मसला बन गया, ऊपर से इलेक्शन भी आने हैं। एक अब ये एक फ्लाइट सियासी- में एहतशाम साहब प्राइवेट के मुकाबले में कितने बंदे पीआईए ने भर्ती किए? मैं वही तो कह रहा हूँ, पीपल्स पार्टी ने, पीएमएलएन ने, एमक्यूएम ने अपनी अपने दौर में बेताशा बंदे रखे। लोगों को नवाजा अभी है। एक जहाज पे वो कहते हैं एवरेज जो है ना, फर्ज करें लगाते हैं कि 12 से 15 बंदे होने चाहिए। हमारे यहाँ 150 से 200 बंदा एक जहाज के ऊपर है। तो देखिए सियासी मसला है, इनको खत्म भी नहीं कर सकते। फिर यह है कि या तो कुछ सरप्लस पूल होता है, इनको वहां भेज देते हैं, पैसे है नहीं, क्या करें। मेरा ख्याल है पॉलिटिकल डिसीजन लेना पड़ेगा। जो प्रॉफिट मेकिंग क्या हो सकता है पॉसिबली? इसका यह है कि फौरी तौर पे निष्कारी हो, अदारे बंद करने पड़ते हैं, बंद करें। अब जो आप बड़े बड़े फैसले कर ही रहे हैं ना, पॉलिटिकल बुनियादों पे कर रहे हैं फैसले, जो एक पॉलिटिकल विल के साथ कर रहे हैं, इसको भी करें। क्या जरूरत है कि आज भी आप देखते हैं 800 से 1000 रुपये आपका इन खातों में चला जाता है जो नुकसान पूरा करने में। ये जब तक आप नहीं करेंगे मसला नहीं। लोग तो कहते हैं कि जी आप 1 रुपए में भेज दें, 2 रुपए में भेज इमरजेंसी दें। बेसिस पे निजकारी हो जानी चाहिए, मसले का हल है। स्टील मिल जो है ना $366 मिलियन में 2006 में सलमा बिक रही थी, नहीं बिक रही, आज उसके $50 मिलियन देने के लिए तैयार नहीं कोई। बिल्कुल ठीक है। हमें एज सून एज पॉसिबल इन इदारों करनी होगी जो हमारे लिए सफेद हाथी बन चुके हैं, वरना टैक्स पेयर का पैसा इन इदारों में झोंका जाता रहेगा और अवाम के हालात जूं के तू रहेंगे। पब्लिक ओपिनियन से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।